नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमआरआई और सीटी स्कैन में यूज होने वाले कॉन्ट्रास्ट एजेंट के बारे में। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत मुझे एक कारण से हुई है। आज से कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उन्हें सिर दर्द हो रहा था काफ़ी दिनों से। तो जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली तो मुझे लगा कि इनको प्राइमरी हेडेक नहीं है, मतलब माइग्रेन या स्ट्रेस से होने वाला हेडेक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि एक एमआरआई कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डाउट है, कुछ और भी निकल सकता है। तो जब वे एमआरआई कराने लगे तो एमआरआई के बीच में ही एमआरआई के टेक्नीशियन बाहर आए और उनके परिजन से, उनके रिलेटिव से वे बोले कि इनको कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो रिलेटिव परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने तो केवल प्लेन एमआरआई के लिए कहा है, आप कॉन्ट्रास्ट क्यों कह रहे हैं, उसका अलग से खर्चा देना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि इनके ब्रेन में एक गांठ सी दिखाई पड़ रही है, जिसको और अच्छे तरीके से जानने के लिए कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत है। उसके पहले तक वो मानने को राज़ी नहीं थे और मेरे पास भी आ गए थे पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि जो टेक्नीशियन आपसे कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। ब्रेन में एक गांठ दिखाई पड़ रही है, जिसको कि अच्छे से जान लेना ज़रूरी है कि ये आखिर है क्या। तो आखिर ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स होते क्या हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आईवी कॉन्ट्रास्ट अर्थात नस के द्वारा दिए जाने वाले कॉन्ट्रास्ट, और दूसरे होते हैं ओरल कॉन्ट्रास्ट जो मुंह के रास्ते दिए जाते हैं। अधिकतर कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स या तो बेरियम बेस्ड होते हैं या फिर आयोडीन बेस्ड होते हैं। चूंकि ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स रेडियो ओपेक होते हैं, मतलब कि एक्सरेस इनसे टकराकर वापस लौट जाती है, इनको क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए ये जिस जिस हिस्से में जाते हैं उस हिस्से को प्रोमिनेंटली दिखाने लगते हैं, एनहांस करने लगते हैं। तो इसीलिए जो इमेजेस इन कॉन्ट्रास्ट के बाद बनती हैं उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड इमेजेस, और जो एमआरआई या सीटी होती है उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड सीटी स्कैन और कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड एमआरआई। तो जब ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज किया जाता है तो उससे जो पैथोलॉजीज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो गांठें होती हैं ब्रेन के अंदर या शरीर के किसी भी हिस्से में जिसके लिए जांच कराई जा रही है, तो वे हिस्से प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ने लगते हैं, जो कि प्लेन सीटी स्कैन या प्लेन एमआरआई में उतने अच्छे से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इससे बीमारी को पहचानने में आसानी होती है। साथ ही यह भी पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन है कि ट्यूमर है, ये ब्लड वेसल में प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है। इसके साथ ही कई बार की यह बताने में भी आसानी होती है कि ये ट्यूमर कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, मतलब बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट के साथ में कुछ विशेष प्रकार की टेस्टिंग की जाती है जिसे हम कहते हैं एंजियोग्राफी। इस एंजियोग्राफी के टेस्ट में खून की नसें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं, जो कि सामान्यतः नहीं दिखाई पड़ती हैं सामान्य एमआरआई में या सीटी स्कैन में। और इस एंजियोग्राफी के जरिए यह पहचाना जा सकता है, यह जाना जा सकता है कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ पर खून की नस फूली हुई है जो कि कभी भी फट सकती है, या कहाँ पर खून की नसें उलझी हुई हैं जिसे हम माल फॉर्मेशंस कहते हैं। कई बार की आप देखेंगे कि आर्टरी और वेन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं जिसे हम कहते हैं आर्ट्रियो वेनस माल फॉर्मेशंस, जिनके रप्चर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और जिनकी वजह से अगर वो बड़े हों तो मास इफेक्ट की वजह से मरीज को तरह तरह के लक्षण आ सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रास्ट यूज करते समय कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। इसी वजह से जब सावधानियां बताई जाती हैं तो कई बार की मरीज के रिश्तेदार घबराकर कॉन्ट्रास्ट कराने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इस कॉन्ट्रास्ट के फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान ज़्यादा हैं। क्योंकि कुछ कॉन्ट्रास्ट एजेंट से मरीज की किडनी में असर आ सकता है, खासकर उन मरीजों में जिन्हें पहले से ही किडनी की कोई समस्या चल रही हो या शुगर हो। तो ऐसे मरीजों को कॉन्ट्रास्ट एजेंट से कभी कभी किडनी में नुकसान हो सकता है। इसलिए 3-4 बातें ध्यान रखनी चाहिए जब भी कॉन्ट्रास्ट यूज करना हो। सबसे पहली बात तो आपको खाली पेट रहना चाहिए कम से कम 3 से 4 घंटे, क्योंकि कभी कभी एनेस्थीसिया का यूज करना पड़ सकता है, खासकर रिएक्शन की स्थिति में। जिस समय अगर आपने कुछ खाया हुआ है तो आपको चोकिंग होने का खतरा रहता है, या जिसे हम एस्पिरेशन कहते हैं, उसकी संभावना बढ़ जाती है अगर आप कुछ खाए हुए हैं। दूसरा, आपको एक क्रिएटिनिन कराना होता है, क्योंकि अगर क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा भी बढ़ा हो तो किडनी को नुकसान पहुंचने की संभावना और ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये टेस्ट करने के पहले, कॉन्ट्रास्ट सीटी या एमआरआई करने के पहले आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्रिएटिनिन के बढ़े होने पर भी कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है, जहां पर लगता है कि अगर कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन नहीं हुआ तो मरीज को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस उत्पन्न हो सकती हैं या जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्रिएटिनिन के बढ़े होने पर भी सीटी स्कैन या एमआरआई कॉन्ट्रास्ट के साथ में कराया जाता है, लेकिन वह डॉक्टरी सलाह के बाद ही किया जाता है। इसीलिए अगर कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन के पहले
आपने ठीक ढंग से पानी पी लिया है, अपने आप को हाइड्रेट कर लिया है, तो आपके किडनीज़ को नुकसान पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। और इसी तरह कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन प्रेगनेंसी के दौरान भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। और ये तभी किया जाता है जब ये लगता है कि ये सीटी स्कैन मरीज के मतलब जो माता है उसके प्राण रक्षा में सहयोगी हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन के पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप इसके पहले रेडियोलॉजिस्ट को या एमआरआई या सीटी के टेक्नीशियन को ज़रूर इत्तला कर दें। इसके अलावा कभी कभी बहुत ही रेयर कंडीशंस में कॉन्ट्रास्ट की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, मतलब कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। और इसके लिए यूजुअली सीटी स्कैन और एमआरआई सेंटर्स जो होते हैं वो वेल इक्विप्ड होते हैं किसी भी तरह की अनहोनी घटना को मैनेज करने के लिए। तो अगर आपको डॉक्टर कॉन्ट्रास्ट के साथ सीटी स्कैन या एमआरआई करने की सलाह दे रहे हैं तो आप घबराइए नहीं। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं, मतलब अपने आप को हाइड्रेट कर लेते हैं, एलर्जी की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को दे देते हैं, क्रिएटिनिन कर लेते हैं और आप इंश्योर कर लेते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी नहीं है, तो आपको इस कॉन्ट्रास्ट एजेंट से यूजुअली कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। इससे बीमारी की बारीकियां समझ में आती हैं, ट्यूमर है या इन्फेक्शन है ये समझ में आता है, ट्यूमर किस प्रकार का है, कैंसरस है कि नहीं है यह भी समझ में आता है। कई बार की डॉक्टर को पता रहता है कि इस केस में कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत ही है, इसलिए शुरुआत में ही वो लिख के देते हैं एमआरआई ब्रेन प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट या सीटी स्कैन ब्रेन प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट, या अन्य ऑर्गन्स के लिए उसी ऑर्गन का नाम लिखकर प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट दोनों लिख देते हैं। लेकिन कई बार की डॉक्टर को पता नहीं होता है, संदेह नहीं होता है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत होगी, तो वे केवल एमआरआई ब्रेन प्लेन लिख देते हैं, या उन्हें लगता है कि जो बीमारी वो सस्पेक्ट कर रहे हैं वो प्लेन एमआरआई में पता चल जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट देने पर एक तो एक्स्ट्रा खर्च होता है और साथ ही कुछ खतरे की संभावना भी रहती है। इसलिए प्लेन एमआरआई या प्लेन सीटी स्कैन पहले लिखा जाता है अधिकतर केसेस में, इससे आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है। लेकिन कई बार की सीटी स्कैन या एमआरआई करते वक्त ये पता चलता है कि ब्रेन के अंदर एक गांठ दिखाई पड़ रही है या लीजन दिखाई पड़ रहा है, तो अगर कोई समझदार टेक्नीशियन है तो आपको एमआरआई या सीटी के दौरान ही बता देते हैं कि आपको कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है कि आपने एमआरआई या सीटी स्कैन प्लेन वाला करा लिया और जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अरे यार आपको एक कॉन्ट्रास्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे आपको दोबारा जाना पड़ता है एमआरआई सेंटर में या सीटी स्कैन सेंटर में। तो इसलिए बेहतर होता है कि अगर हम टेक्नीशियन को इन्फॉर्म करके रखें कि अगर कोई और टेस्टिंग की ज़रूरत हो तो साथ ही साथ हमें बता दें, हम करा लेंगे। इससे आपका समय बचेगा और समय रहते सही टेस्ट हो जाएंगे, जिससे कि बीमारी की डायग्नोसिस में डिले नहीं होगा, अननेसेसरी डिले नहीं होगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको कॉन्ट्रास्ट से संबंधित बताई। अगर आपको ये उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो समय समय पर और मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।